नमस्कार दोस्तों, एक नया उपविषय लेकर एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूँ। आज भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो हमारा पेपर है बीएड का, उसका एक बहुत आवश्यक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शेयर करने से पहले मेरा फिर आपसे अनुरोध कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक क्लिक बटन से मुझे उत्साह मिले, मुझे ऊर्जा मिले और मैं ज्यादा वीडियो लेक्चर आपके लिए बना पाऊं। जेरोम ब्रूनर, पहले थोड़ा इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जेरोम ब्रूनर 1 अक्टूबर 1915 से 5 जून 2016 तक इनका जीवन रहा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान दिया। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो थी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो थी, इन पर इनका काम बहुत अच्छा था। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। रियल सेंस में, वास्तविक अगर दृष्टिकोण से देखें, तो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है एडजस्टमेंट ही सिखाता है कि आप विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो, सामंजस्य कैसे स्थापित करते हो। और उन्होंने इसको यही कहा कि ये वो वाला है। ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम प्रौढ़ों पर किया, अडल्ट पर किया, तत्पश्चात विद्यालय जाने वाले बालकों पर किया, फिर 3 साल के बालकों पर और फिर नवजात शिशु पर किया। मतलब ये अलग अलग लेवल पर बच्चों पर किए गए जो रिसर्च थे, अनुसंधान थे, उसके ऊपर से उससे निकले हुए जो विचार हैं, उनका एक निचोड़ है जो इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मॉडल है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर आगे तक आदमी जो है वो कैसे अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्ट करता है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करना है। उनका मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों के को मानसिक रूप से निम्नलिखित 3 तरीके से व्यक्त करता है। जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था है इनएक्टिव स्टेज, जिसको संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व की सक्रियात्मक विधि कहते हैं, सक्रियता विधि। दूसरा है आइकॉनिक स्टेज, दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमा विधि जिसको कहा गया। और तीसरी सिंबॉलिक, जिसको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सांकेतिक विधि कहा गया। अब इन तीनों, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज, इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था, क्रिया आधारित है। छोटे बच्चे को देखिए, उसके पास एक चीज आएगी, वो उसको लेगा, उठाएगा, इधर उधर से घुमाएगा, देखेगा। ये वो वाली अवस्था है। बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है। छोटा बच्चा जो है, जो भी चीज उसके हाथ में आ जाए वो घुमाएगा, देखेगा, फेंकेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, खोलने की कोशिश करेगा, हिलाएगा, डुलाएगा। ये वो वाली अवस्था है और उनके प्रभावों से सीखता है। इस अवस्था में बालक क्रिया करके सीखने या संज्ञान लेने का प्रयास करता है। और यहां तक हम देखते हैं, कुछ वीडियोज आते हैं कई बार कि एक छोटा बच्चा आंगन में या कहीं खेल रहा है और उसके पास से कोई जहरीला जानवर जैसे सांप गुजर रहा है, तो वो उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है कि ये वस्तु जा रही है, मैं इसको देखूं ये क्या है। आगे इसने कहा जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना आदि। इस अवस्था में मानसिक प्रतिक्रिया या भाषा का महत्व नगण्य होता है। मेंटली वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, भाषा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। किसी वस्तु को समझने हेतु वह उसे पकड़ता है, उससे खेलता है, उसे मरोड़ता है, काटता है, तोड़ता है, भूख लगने पर रोता है आदि। इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप देखिए बाहर बैठा है, एक चिड़िया आई, वो उसके सामने इधर से फुदक कर दूसरी जगह चली गई, उसने गर्दन घुमाई, वो तीसरी जगह चली गई, फिर उसने गर्दन घुमाई, फिर वो उड़कर दूर चली गई, वो जोर से रोएगा। वो देखता है कि मेरा वो खिलौना कहीं चला गया। यह शारीरिक अनुक्रियाओं की अवस्था है। इस अवस्था में छात्र वातावरण का ज्ञान अपनी शारीरिक क्रियाओं एवं गामक गतिविधियों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। साइकोमोटर जो एक्टिविटीज होती हैं
उनसे वो करने की कोशिश करता है, शारीरिक गतिविधियां करके सीखता है। उसके बाद आती है दूसरी अवस्था, जिसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। अब उसने कुछ नेगेटिव्स अपने दिमाग में फ्रेम कर लिए, ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे ही वो चीज सामने आती है, वो उससे उसका मिलान करता है और उसके बारे में सीखने लगता है। बालक जोर से ध्वनि या चमक की विविधता से प्रभावित होता है। बालक में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव्स फ्रेम कर रहा है, वो मेमोरी में नेगेटिव्स बना बना कर डाल रहा है, और हमारी मैक्सिमम मेमोरी ऐसी ही तो है। अब अगर मैं किसी बच्चे को चित्र दिखाकर, और बाद में बड़ी कक्षा में जब चित्र की बात करते हैं, मानचित्र या चित्र की, जब वो कहता है हाँ जी मैंने देखा है, तो उसके दिमाग में वो नेगेटिव के रूप में एक मैप जो है या एक चित्र जो है वो खुलने लगता है। इस अवस्था में प्रारूपों और चित्रों की सहायता से अधिगम होता है। मॉडल्स दिखाए जाते हैं, जो जो चीज उसके सामने आएगी। ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के से समानता रखती है। दूसरी अवस्था कौन सी है? जिसमें वो तस्वीरें देख रहा है, जिसमें वो व्यक्ति देख रहा है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट देख रहा है, और उनको नेगेटिव के रूप में, मेमोरी के रूप में ले रहा है। पहले में वो सिर्फ खेल रहा था, यूज कर रहा था, तोड़ रहा था, मरोड़ रहा था, फेंक रहा था। अब वो चीजों को समझने लगा है, रूप आकार के रूप में। तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। यहाँ पर भाषा विकसित होने लगती है, उसकी भाषा आधारित है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकास होता है। बालक भाषा, गणित, तर्क आदि सीखकर उनका उपयोग करते हैं। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है, कि वो संकेतों से समझने लगता है। अब आप उसको अमूर्त चिंतन के लिए भी कह सकते हैं। परंतु पहली दो अवस्थाएं अगर ठीक से निकली है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रूनर का कहना है कि बालक प्रारंभ में क्रियाओं के द्वारा चिंतन, फिर प्रतिबिंब द्वारा चिंतन, और बाद में संकेतों या शब्दों द्वारा चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों, साउंड्स जिनको हम कहते हैं, माध्यम से व्यक्त करता है। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इन तीनों चरणों के आधार पर ब्रूनर ने मूर्त, चित्रण और सांकेतिक गतिविधियों के मिश्रण को प्रभावी अधिगम के लिए प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि तीन अवस्थाएं हैं। पहले मूर्त रूप से उसको दे दीजिए, वो तोड़ेगा, फोड़ेगा, छेड़ेगा। फिर उसको चित्रों में दिखाइए, और फिर सांकेतिक गतिविधियों से ढाल दीजिए, तो वो क्या होगा, उसका अधिगम होने लगेगा। ब्रूनर का मानना है कि बच्चों में अधिगम का प्रारंभ वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को जो सिखाना है, वस्तु दिखाकर सिखाना है। इसके बाद दृश्य अधिगम, और सबसे अंत में संकेतों या चिन्हों के साथ समझ का विकास किया जाता है। आप देख लीजिए, हमारी जो प्रारंभिक कक्षाओं की पुस्तकें होती हैं, बड़ी सी तस्वीर है, उसके आधार पर हम एक उसको कोई अल्फाबेट या एक वर्ण सिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो चीजें धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में हटती चली जाती है। वहां पर एक अमूर्त चिंतन जो है वो जगह लेने लगता है, वो इसी पर आधारित होता है। अब इसके शिक्षा में क्या योगदान है, कुछ इसके उपयोग हैं शिक्षा में। जैसे पहला कहा है, ब्रूनर के अनुसार अधिगमकर्ता के सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए कि अधिगमकर्ता अपने आप पूर्ण रूप से क्रिया करने हेतु प्रेरित हो सके। उसको आसान करके मत दीजिए, उसके सामने बस परिस्थिति का निर्माण कर दीजिए, स्टेज सेटर बन जाइए, चीजें दे दीजिए, वो सीखे, वो छेड़े, वो समझे, वो देखे, और फिर वो करे। अगला है ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया को समझने पर बल देना चाहिए। क्या सीखा कम महत्वपूर्ण है, कैसे सीखा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बालकों में यह भावना भी जागृत की जानी चाहिए कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है, जो सतत चलता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा, और आगे आगे चलता ही चला जाएगा। तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया उन्होंने। इसका अर्थ है विद्यार्थी को कुछ बताने या अधिगम कराने की अपेक्षा स्वयं के लिए खोजपूर्ण अधिगम के द्वारा ज्ञान संरचना के अवसर दिए जाने से है। उसको खुद क्रिएट करने दीजिए नॉलेज को, उसको परिस्थिति दे दो, वो सीखे। लर्निंग बाय डूइंग की तरह बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड से हो सकता है। इस अधिगम में छात्र स्वयं करके सीखता है तथा ज्ञान संरचना निर्माण के अवसर प्रदान होते हैं। इस सिद्धांत के जो योगदान में आगे है, खोजपूर्ण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर का खोजपूर्ण अधिगम को प्रस्तावित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें अधिगमकर्ता संरचनाओं का अर्थक्रियता से निर्माण करते हैं। कोई भी प्रक्रिया, कोई संरचना कैसे है, वो खुद करते हुए सीखता है तथा अपने आप सिद्धांत को पहचानते हैं।
इस प्रकार विद्यार्थी स्वयं प्रत्यय और सिद्धांतों की खोज द्वारा सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र स्वयं क्रियाशील रहें, करें, शोध के द्वारा अधिगम करता है। शिक्षक की भूमिका छात्रों में इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण की होती है, मतलब अध्यापक ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो प्लेटफॉर्म बना कर देता है, बच्चे अपने तरीके से उन चीजों को सीखते हैं जिसमें छात्र अधिक से अधिक ज्ञान का निर्माण कर सके। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों के लिए यह विधि बहुत अच्छी है। आप उनको परिस्थिति दे दो बस, और फिर करने दीजिए। अगला है पाठ्यक्रम। ब्रूनर ने कुंडलीय पाठ्यक्रम प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है अधिगम के लिए तत्परता तथा अपनी ज्ञानात्मक क्षमता के अनुसार किसी संप्रत्यय का निर्माण गहराई से कर। आपकी जितनी एबिलिटी है उसके आधार से कितनी गहराई तक जाकर आप उसको सीख सकते हैं। ब्रूनर का मानना था कि पाठ्यक्रम को अन्वेषण और खोज के द्वारा समस्या समाधान कौशलों के विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम दे और स्टेप वाइज उनको ठीक करने की एक प्रक्रिया की तरफ जोड़े। विषय वस्तु को बालक के नजरिए से संसार देखने की तरह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। विषय वस्तु ऐसी हो जैसे बच्चा एक पूरे सिनेरियो को देख रहा। तो ये था हमारा टॉपिक ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। शुभ संध्या।